मधुबनी पेंटिंग की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ कुछ सुंदर डिजाइन्स या चटक रंगों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक साधना और एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति की कहानी है। पवित्र मिट्टी की दीवारों से लेकर आज के इस मॉडर्न कैनवस तक आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर कैसे ये कला छोटे छोटे मिट्टी के घरों से निकलकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ज्यामितीय आकृतियों की सुंदरता से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मिथिला के उस पौराणिक उद्गम के बारे में जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर हम बात करेंगे प्रकृति के पवित्र रंगों की, कचनी और भरनी की खास तकनीक की और कोहबर के गहरे महत्व की। और हाँ, आखिर में हम उस ऐतिहासिक संकट को भी समझेंगे जिसने असल में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। भाग 1 मिथिला, एक पौराणिक उद्गम, राजा जनक और सीता की पावन भूमि। अब ये कला कोई आजकल का इन्वेंशन नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। इसका सीधा कनेक्शन है मिथिला से, वही मिथिला जो राजा जनक और माता सीता की जन्मभूमि है। आज भी मधुबनी शहर के पास जितवारपुर जैसे गांव इस कला के धड़कते हुए केंद्र माने जाते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? किंवदंती तो ये कहती है कि इसकी शुरुआत सीधे रामायण काल में हुई थी। जी हां, जब राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के शुभ अवसर पर पूरे गांव को अपनी दीवारें सजाने का आदेश दिया था। जरा सोचिए, उस दौर की रचनात्मकता आज भी जिंदा है। और ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई कहानी भर नहीं है। आज भी ये कला लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है एक कलाकार का जो पहले आईटी सेक्टर में एचआर रिक्रूटमेंट का काम करती थी, बिल्कुल कॉर्पोरेट लाइफ। लेकिन फिर उनके पिता का अचानक निधन हो गया। इस भारी व्यक्तिगत क्षति के बाद उन्होंने अपनी जड़ों की पुकार सुनी। उन्होंने वो सेटल कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और अपना पूरा जीवन इस पैतृक कला को समर्पित कर दिया। मतलब उनके लिए महज कोई शौक या हॉबी नहीं बची थी, ये उनकी आत्मा की आवाज बन गई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रकृति के पवित्र रंग, एक ऐसा रंगीन संवाद जो सीधे पर्यावरण से जुड़ा है। अब यहाँ जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि इन रंगों को इकट्ठा करने के नियम कितने सख्त और इको फ्रेंडली हैं। जब ये कलाकार अपने रंग बनाते हैं ना, तो प्रकृति के प्रति उनका सम्मान देखते ही बनता है। जैसे रंग हल्दी से और पेड़ों से गिरे हुए पत्तों से निकाले जाते हैं। इनका एक बहुत ही कड़ा नियम है कि कभी भी कोई पूरा फूल नहीं तोड़ा जाएगा और पौधे को तो खरोच तक नहीं आनी चाहिए। साथ ही कांटेदार झाड़ियों से हमेशा बचा जाता है। आज के इस दौर में प्रकृति के साथ ऐसा अद्भुत तालमेल वाकई बहुत दुर्लभ है ना? अब आते हैं भाग 3 पर, कचनी, भरनी और उनके विषय। चलिए इनकी खास तकनीकों को डिकोड करते हैं। प्राकृतिक रंग तो आ गए, पर अब कलाकार इस दुनिया को कैनवस पर उतारते कैसे हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। मधुबनी कला के विषयों को हम मुख्य रूप से 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है धार्मिक, जिसमें देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं का बहुत ही भव्य और दिव्य चित्रण होता है। दूसरा है सामाजिक पहलू, यानी हमारे समाज के दैनिक जीवन, शादी ब्याह और त्योहारों की छोटी छोटी झलकियां। और तीसरा है प्रकृति, जहां घने जंगल, बहती नदियां, जानवर और पेड़ों की खूबसूरती को बहुत ही बारीकी से कैनवस पर उकेरा जाता है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बात सामने आती है। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा दोहरी रेखाओं का इस्तेमाल होता है। एक है कचनी, ये जो बहुत ही महीन और बारीक रेखाएं होती है ना, वो असल में भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती हैं। और दूसरी है भरनी, यानी रंगों को भरना, जो देवी शक्ति का प्रतीक है। तो कलाकारों का दर्शन ये है कि जब कचनी और भरनी यानी शिव और शक्ति का मिलन होता है, तभी इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। ये सिर्फ पेंटिंग की कोई टेक्निक नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के बनने का एक बेहद खूबसूरत रूपक है। भाग 4, कोबर, उर्वरता का प्रतीक। ये इस कला का सबसे पवित्र और अनुष्ठानिक रूप है। इस गहरे दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ें तो घर के अंदर मधुबनी कला का एक बहुत ही पवित्र रूप देखने को मिलता है, जिसे कोहबर कहते हैं। अब कोहबर कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये घर का वो पवित्र कमरा है जिसे शादी के समय एक सास अपनी नई बहू के स्वागत के लिए बड़े प्यार से सजाती है। इस कमरे की दीवारों पर उर्वरता, नए जीवन और सुख समृद्धि के पारंपरिक प्रतीक बनाए जाते हैं। इन कलाकारों के लिए ये सब करना कोई काम या मजदूरी नहीं है, ये उनकी पूजा है, उनका स्वाभिमान है। ये एक ऐसी कला है जो सीधे उनकी रूह में बसती है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 की ओर, संकट से महिला सशक्तिकरण तक, एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक बदलाव की कहानी।
तो इस पावन कला का सफर सिर्फ घरों की दीवारों तक ही कैसे सीमित रह सकता था? आइए देखते हैं कि कैसे एक भीषण आपदा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सदियों से ये कला गांव की मिट्टी की दीवारों पर ही बनती थी, लेकिन फिर आया साल 1968, जब बिहार में एक भयंकर सूखा पड़ा। सब कुछ तबाह हो गया। उस मुश्किल वक्त में कुछ सरकारी अधिकारी और वीआईपी लोग वहां का जायजा लेने पहुंचे। जब उन्होंने इन महिलाओं की इस अद्भुत कला को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने महिलाओं से कहा कि क्यों ना वो इस कला को दीवारों से उतारकर कागज पर बनाए ताकि इसे बेचा जा सके। बस यहीं से शुरू हुआ इस कला का व्यावसायिक सफर, जिसने आधुनिक युग में इन महिलाओं को वित्तीय आजादी का रास्ता दिखाया। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि कला के कागज पर आने से सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बची, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी आया। इस कमर्शियलाइजेशन ने, इस व्यावसायीकरण ने महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से आजाद किया। जरा सोचिए, पहले ये कला सिर्फ कुछ उच्च जातियों तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही ये कमाई का जरिया बनी, सदियों पुरानी वो जातिगत दीवारें भी ढहने लगी। दलित और समाज के अन्य हाशिए के समुदायों ने भी इस कला को खुशी खुशी अपनाया, और इस तरह मधुबनी पेंटिंग ने अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ने का वो ऐतिहासिक काम किया जो शायद ही कोई और कर पाता। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज की इस तेजी से भागती आधुनिक और व्यावसायिक दुनिया में ढलते हुए हमारी ये प्राचीन परंपराएं अपनी उस पवित्र आत्मा को कैसे बचाकर रख सकती हैं? आखिर वो मूल आधार कैसे जिंदा रहेगा? सच कहूं तो ये एक ऐसा नाजुक बैलेंस है जिसे खोजना हम सब के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस बेहतरीन सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।